कमिटमेंट है। आप सेना के सेक्टर को भी चाहते हैं राजनीतिकरण करना, उसमें चाहते हैं बजरंगी सेना भरना। अब ये चाहते हैं देश के अंदर में, उसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। देश का जो भी व्यक्ति समझदार है, आपके हिडन एजेंडे को समझता है। आप नागपुरिया कानून चलाते हैं देश के अंदर में, ये लोग नहीं समझ रहा है क्या? हिंदू मुस्लिम करके देश को खंडित करने के अब आपने यादव जी वही सवाल पूछा है जो शायद आप शुरू से पूछना चाह रहे थे, सीधा जवाब दीजिए। वो सीधा कह रहे हैं कि अब आप बजरंगी सेना भरना चाहते हैं सेना में। उसके बाद में माधव जी फौरन आपके पास आऊंगी। बजरंगी सेना, उनका तात्पर्य है, हिडन एजेंडा है। हाँ बिल्कुल। अब मैं हिडन एजेंडा को एक्सपोज करता हूँ। जिन लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट खत्म होना चाहिए, यानी सेना के लोग आतंकवादियों से लड़े बगैर शक्ति के। जिन लोगों ने जब सेना के लोग लड़े तो उनका कहना था आतंकवादी मासूम है और मुकदमे चलने चाहिए सेना के लोगों को। जिन्होंने कहा सिडिशन एक्ट खत्म होना चाहिए, देशद्रोह एक्ट खत्म होना चाहिए, वो आके आज बात करने लगे यहाँ पर। जिन लोगों ने बिहार में, याद करिए आपकी सरकार के दौरे हुकूमत में लोग क्या बोलते थे सेना के लोगों के लिए, हाँ ये तो मरने के लिए आते हैं। और अगर आप याद करिए सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहने किसने कहा? आज सेना किसने कहा? आपके राइट के मिनिस्टर ने कहा। अरे आपके राइट के मिनिस्टर ने कहा। बोलने लगे भाई, इनको देखिए बहस करने की व्यवस्था हो तो करिए। आपके जब देश की सेना के या आर्म फोर्सेस के लोग या मिलिट्री के लोग जाकर खेलकर किसी आतंकवादी को पकड़ते हैं तो उसको बिहार की बेटी कहते हैं। जिसको इसने कहा तो देश का आईबी चीफ कहता है कि आतंकवादी है, उसे आप कहते हैं बिहार की बेटी है। समस्या क्रिएट करने का डिबेट में मत क्रिएट करिए, डिबेट में मत क्रिएट करिए लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम। अपने टर्न का इंतजार करिए, दर्शकों को समझ में आएगा, आपको भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा ईमानदारी से। अब मैं कहना चाहता हूं जिन लोगों का एजेंडा ये रहा आर्मी के बारे में, जब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस कहता है कि सर्जिकल स्ट्राइक की तो जो कहते हैं सबूत चाहिए। जब बालाकोट स्ट्राइक पे आर्मी चीफ ये कहता है कि हमने इतना किया तो जो लोग कहते हैं पेड़ गिरे थे कि बिल्डिंग गिरी थी, 3 मरे थे कि 300 मरे थे, कौवे मरे थे कि आदमी मरे थे, वो लोग जब आकर आज यहाँ पर आंसू बहाने की बात करते हैं तो हिडन एजेंडा पूरी तरीके से एक्सपोज होता है। अन्यथा मैं आज यहाँ पे कहना चाहूंगा यदि आपको आर्मी के प्रति पूर्ण सम्मान है तो कहिए कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट खत्म करने की अपनी मांग हम वापस लेते हैं। आप कहिए कि हम उस सांसद के खिलाफ कार्रवाई करते हैं जिसने कहा था कि आप भारत के आर्मी चीफ को सड़क छाप गुंडा कहा। गुलाम नबी आजाद साहब ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में कहा कि इंडियन आर्मी सिविलियंस को ज्यादा मारती है, यह शब्द का सिविलियंस मर जाते हैं। इस प्रकार की बातें जिन्होंने भारत की सेना के लिए कही, वह लोग अगर उसके लिए माफी मांग ले तो हम थोड़ी ईमानदारी मांगे, वरना हिडन एजेंडा क्या है और रियल एजेंडा क्या है दिख रहा। ठीक है सफल साहब, छोटा सा जवाब इसके बाद माधव जी। पहले तो मैं देश को ये बता दूं कि आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट की जिसकी बात कर रहे हैं सुधांशु जी, उसको असम से हटाने की, नागालैंड से हटाने की आखिरी बातचीत देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने की। दूसरी बात, हम वो पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं जिससे इस देश की तरफ से 4 युद्ध भी लड़े और 3 जीते भी हैं और बांग्लादेश को बनाया है और इस देश को एक रखा है। और उस पार्टी को या उस वक्त के तमाम आर्म सिस्टम को आप गाली मत दीजिए, ये देश के प्रति ठीक नहीं होगा। तीसरी बात, मैं केवल एक सवाल पूछता हूं, अग्निवीर स्कीम के अंदर अब बोला गया है कि नई रैंकिंग पद्धति आएगी। अगर आपकी सरकार ने सब कुछ तैयारी करके इसको लॉन्च किया है तो आज देश को बताइए ये नई रैंकिंग पद्धति जो कि एग्जिस्टिंग पद्धति से अलग होगी वो क्या है? क्या देश को आप शेयर करेंगे ये बात? ये कौन सी नई रैंकिंग पद्धति आप बनाने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा गया है उसकी डिटेल? ठीक है, इस पर मैं उनसे जवाब लूंगी। सुधांशु थोड़ा सा रुक जाइए, माधव जी से मुझे कमेंट करने दीजिए। माधव जी, ये जो तस्वीरें हम बिहार की दिखा रहे हैं, सबसे ज्यादा उत्पाद बिहार में ही मचा है। आपका अरे सप्पल साहब प्लीज रुक जाइए सर, नहीं तो आप ही लोग एंकर बन जाइए, आ जाइए टीवी डिबेट कर लीजिए। आपकी सरकार है, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई सर? 3 जगहों पर ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया, क्यों ऐसी नौबत आई बिहार में? अंजना जी, जिस अग्निपथ स्कीम की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट के भी जो ओपिनियन आए हैं, उनके जो कंसर्न है वो आपने भी चर्चा में सम्मिलित किया।
जो छात्र उग्र होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनके जो एप्रीहेंशन है, कंसर्न है, उसको भी हम लोगों ने सुना। मुझे लगता है कि कोई भी कानून लाने से, कोई भी इस तरह के नियम लाने से पहले एक प्रॉपर जो है ना, एक सारे स्टेक होल्डर की जब मैं बात करूं तो यहाँ डिफेंस से रिलेटेड मसला है, मिलिट्री से रिलेटेड मसला है, तो स्वाभाविक है डिफेंस एक्सपर्ट और मिलिट्री के लोग ही इसके जैसे स्टेक होल्डर होंगे। और जो छात्र प्रतियोगी जो चाहते हैं सेना में आना, कहीं ना कहीं वहां कंसेंसस होना चाहिए। बहुत अच्छे पॉइंट्स भी इसमें हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जहां लोगों के एप्रीहेंशन है। मुझे लगता है कि सरकार को, हम लोग भी एनडीए के पार्ट हैं, और जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार को एक खुले दिल से, दिमाग से इस पे पुनर्विचार करने की भी आवश्यकता मुझे लग रहा है कि सरकार को सोचना चाहिए। क्योंकि जब जिस पर्पस से आप ला रहे हैं और वो पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा, अगर छात्र उग्र हो रहे हैं, जिस छात्रों के लिए ही आप योजना लेके आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट देने का काम कर रहे हैं, उनको एक मुफ्त आप पैकेज भी दे रहे हैं 4 साल के बाद, जहां उनके पास कॉर्पस होगा, उसके बावजूद उनके कुछ ग्रीवांसेस है, कंसर्न है, डिफेंस एक्सपर्ट के भी जो व्यूज आ रहे हैं, काफी नेगेटिव व्यूज भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है सरकार खुले दिल से और दिमाग से इस पर पुनर्विचार करे, और मैं पूरी विश्वास के साथ करता हूं यह एक संवेदनशील सरकार है। जो भी व्यूज आ रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से या तमाम अन्य सोर्सों से आ रहे हैं, सरकार उस पर विचार करेगी। सरकार की मंशा अच्छी है, कहीं सरकार की मंशा में खोट नहीं है। हाँ, जो सजेशन आए हैं, सजेशन को इनकॉर्पोरेट और उसको जो है समायोजित करने की आवश्यकता है। और छात्रों के कुछ मुद्दे ऐसे हैं जैसे 4 साल की अवधि को लेकर है। स्वाभाविक है, वो जो एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप में अगर 21-24 साल के भी लोग अपने आप को ये महसूस करें कि यार मेरे पास जॉब नहीं है, क्योंकि भारत इतनी बड़ी कंट्री, 130 करोड़ की आबादी है, बहुत लिमिटेड जॉब है। हम सब लोग जानते हैं सरकारी क्षेत्र में कितने जॉब है, मैक्सिमम जॉब तो प्राइवेट सेक्टर में आ गए, और सरकारी क्षेत्र में जॉब बहुत कम है। अब जो लोग सरकारी क्षेत्र में जॉब करना चाहते हैं, उनके भी एप्रीहेंशन जायज है, और मुझे लगता है सरकार बड़ी गंभीरता पूर्वक उन सभी पे विचार करेगी, और इस जो नया नियम लाया है उसको पुनर्विचार करके जैसे दुरुस्त करने का काम करेगी। ठीक है, चीफ मार्शल रिटायर्ड राकेश भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 1-2 सवाल उनसे लेकर फिर जो तमाम सवाल आपके हैं वो हम उस पर चर्चा करेंगे। राकेश भदौरिया जी, पूर्व एयर चीफ स्टाफ, इस वक्त हमारे साथ लाइव आज तक पर जुड़ रहे हैं। राकेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि सेना में नौकरी मतलब लोग सोचते हैं सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा, एक सामाजिक सिक्योरिटी मिलेगी, एक जॉब गारंटी होगी। लेकिन जब ये 4 साल वाली स्कीम सुने, उसके बाद से छात्रों में जबरदस्त गुस्सा है। उनका कहना है कि ये 4 साल वाली कौन सी स्कीम लेकर सरकार आई है, इसलिए गुस्सा ये दिख रहा है। इस पर आपका क्या जवाब होगा? ये सब लोग जो इस स्कीम के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एंड ये सब एस्पिरेंट्स हैं जो अग्निवीर या डिफेंस सर्विसेज में आना चाहते हैं, उनको मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले इस स्कीम को पूरी तरह से समझना चाहिए। आप गुमराह नहीं होए जो 2-3 बातें सुन के कि ये स्कीम खराब है या इसमें ये प्रॉब्लम है, एंड आप अपने ये सब आपने जो कदम उठाए हैं, आगजनी और दंगा फसाद, ये चीजें तो बिल्कुल आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए। इस तरह के प्रोटेस्ट तो बिल्कुल हमारे अगेंस्ट हैं कि अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं तो इन चीजों में बिल्कुल मत पड़िए। आपको कूलली बैठना चाहिए, इस स्कीम के सारे टर्म्स कंडीशन देखो और बेसिक चीज समझो कि ये इनिशियल स्कीम एज अग्निवीर 4 साल की है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ पे, इन टर्म्स ऑफ दूसरी कंडीशन सिमिलर है, पे ज्यादा है। 4 साल में आपके पास एक नियरली 12 लाख का आपके पास एक किट्टी होगा। अगर आप परमानेंट नहीं होते हैं तो इससे आप अपना कुछ भी सेट कर सकते हैं, और सरकार ने बहुत प्रावधान किए हैं जिसमें आप दूसरे सीएपीएफ में जा पाएंगे। होम मिनिस्टर ने ऑलरेडी ये क्लैरिफाई किया है, सब चीफ मिनिस्टर्स ने ऑलरेडी बोला है कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स में जॉब का प्रावधान करेंगे। और आप देखेंगे ये गवर्नमेंट की स्कीम है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। आप इसमें आराम से अपनी प्रिपरेशन शुरू करिए, इस स्कीम की एंट्री के लिए अपनी तैयारी करिए, इन सब प्रोटेस्ट से निकलिए और उस पर कंसंट्रेट करिए, तभी आप डिफेंस सर्विसेज में आ पाएंगे। एंड उसके बाद ये जब 4 साल आप इसमें रहेंगे, आप खुद देखेंगे कि 4 साल के बाद आपके एवेन्यूज पूरा, हम डिफेंस सर्विसेज बहुत सपोर्ट करते हैं, आप हमारे पार्ट होंगे डिफेंस सर्विसेज के, एंड आपको पूरी सपोर्ट दी जाएगी फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज एंड दूसरे डिपार्टमेंट्स जो आपको दूसरे जॉब्स देने के लिए तैयार रहेंगे। अभी कल ही मैं एक पैनल पे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कर रहा था। इंडस्ट्री में लोग देख रहे हैं कि जो अग्निवीर बाहर आएंगे उनको वो लेने को तैयार हैं। अभी से आप देखिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के कुछ स्टेटमेंट्स हैं। तो आप बिल्कुल गुमराह नहीं होइए, और ये समय है
अपनी तैयारी करने का समय कम है, एंड अग्निवीर का जब सिलेक्शन आए तो आप अगर डिफेंस सर्विस में ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो उसकी तैयारी करके अपने पूरे दम से उसमें पार्ट लीजिए। जितने छात्र मुदौरा साहब आना चाहते हैं सेना में, उनके लिए एक ख्वाब होता है। छोटे शहरों के गांव के आप देखेंगे युवाओं को खूब दौड़ लगाते हैं, वर्जिश करते हैं, सेना में भर्ती उनका सबसे बड़ा ख्वाब। लेकिन जब उन्हें पता रहेगा ये 4 साल के लिए मुझे जाना है, उसके बाद मुझे बाहर ही होना है, वो जुनून उनमें होगा जो जुनून एक सैनिक में होना चाहिए, जिसे देश की रक्षा के लिए सरहद पर तैनात किया जाता है। वो तो अपना सर्वस्व स्वाहा करने के लिए तैयार होता है, वो जुनून होगा। देखिए, जहाँ तक जुनून की बात है तो जुनून एक सिपाही में आता है ट्रेनिंग से, भाईचारे से, हमारा वर्क कल्चर एंड इथॉस जो सर्विस में होता है उनके साथ काम करने से। अगर कोई बोलता है कि जुनून सिर्फ परमानेंट अगर नौकरी है तभी जुनून आएगा, तो वो थिंकिंग मेरे हिसाब से गलत है। जहाँ तक इन चीजों का सवाल है जो आपने प्रश्न किया है, सबसे पहले इस स्कीम को समझना चाहिए। दशकों से हम एक तरह की रिक्रूटमेंट स्कीम में रहे हैं। अब आगे के लिए जब सोचा जाए एंड एक स्कीम का चेंज होता है, उसको पूरी तरह से समझना चाहिए। ये समझना, इसको इस तरह से देखना गलत है कि अब मेरा परमानेंट जॉब नहीं होगा, एंड ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक और जो एज को लेकर है, क्योंकि 2 साल की कोई भी अभी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ आर्मी में, उनको लग रहा है जो जिनकी एज निकल गई है। अब आप सोचिए, उनके लिए तो उनका पूरा जो सपना था वो एक तरह से निकल गया है ना। अब उसको लेकर उनमें बहुत ज्यादा चिंता है, ये एक बहुत बड़ी चिंता है। एज फैक्टर जिसकी वजह से 2 साल से नौकरी नहीं लगी है, कई उनमें से ऐसे हैं जो इसकी वजह से इतने नाराज हैं। देखिए, एज अनफॉर्चुनेटली बिकॉज कोविड के टाइम में एंड जो ये भर्ती जो नहीं हो पाई, ये तो एक ऐसी चीज थी जिसमें ज्यादा कंट्रोल नहीं रह पाया। तो एज लिमिट को बढ़ाना थोड़ा एंट्री स्टेज पे बहुत एक मुश्किल काम है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एज ब्रैकेट को टारगेट किया जाता है एंट्री के लिए। तो कुछ युवा ऐसे होंगे जिनको बिकॉज ये 1.5 साल का डिले हुआ, 2 साल का, उसमें एज लिमिट क्रॉस हुई, उनके पास उससे पहले कुछ जरूर अटेम्प्ट्स रहे होंगे, पर अब जो अपर एज लिमिट के पास में थे वो एज लिमिट से बाहर हो गए होंगे। तो उनको तो मैं यही बोलूंगा कि इस समय इस एज लिमिट को रिकंसिडर करना हो सकता है, इसमें कुछ विचार किया जा सके, बट मेरा अपना मानना है कि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि एंट्री स्टेज पे एक करेक्ट एज ब्रैकेट होना जरूरी है। उनको अपने जो दूसरे ऑप्शंस हैं उसकी तरफ सोचना चाहिए, पर जो लोग एज ब्रैकेट में हैं उनको क्लियरली इस स्कीम को पूरी अच्छी तरह से देखना चाहिए और उसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए। प्रोटेस्ट करने से या इन चीजों में भाग लेने से ना तो ये स्कीम बदलेगी और ना आपकी ओरिएंटेशन, उल्टा आप गुमराह होके जो पहला सिलेक्शन होने वाला है उसमें पार्ट नहीं ले पाएंगे। अगर आपकी इतनी मंशा है कि आप डिफेंस सर्विस ज्वाइन करें, तो ये समय है स्कीम के लिए, फर्स्ट एंट्री के लिए तैयारी करने की, ना कि प्रोटेस्ट करने की। ठीक है, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त इसी मुद्दे पर जनरल वी के